बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 25 अप्रैल का आगाज़ हो गया जुमेरात के दिन का, लेकिन बात करेंगे 24 अप्रैल बरोज़ बुध की। कल का दिन जो गुजरा है वो बहुत हैपनिंग वाला था और तहरीक इंसाफ ने 5 महाज खोले एक दिन में। और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ जितने ज़्यादा महाज खोलेगी उतना ज़्यादा इस हुकूमत के लिए, इस निज़ाम के लिए मुश्किलात खड़ी होती चली जाएंगी। और कल के दिन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 9 मई के बाद पहली मरतबा बनी गाला के बाहर जो रौनकें हुआ करती थी वो रौनकों की बहाली का आगाज़ हुआ है। ज़ाहिर है उसकी मुकम्मल रौनकें तो उस वक्त बहाल होंगी जब इमरान खान साहब वहाँ पर मौजूद होंगे। और जिस तरह से पहले वहाँ पे पूरा एक लोग आते थे और सारी एक्टिविटीज़ होती थी वो तो नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 9 मई के बाद पहली मरतबा तहरीक इंसाफ के कारकुनान कम तादाद में लेकिन जमा ज़रूर हुए हैं। और ये क्रेडिट जो जाता है तहरीक इंसाफ से वो नईम हैदर पंजोता साहब को जाता है, उनके साथ अली जाज भुट्टर को जाता है और कुछ और नाम भी हैं। जैसे मैं देख रहा था कंवल शोज़ब साहिबा वहाँ पर पहुँची और बाकी मैं ज़्यादा नाम ज़ाहिर है वो नहीं देख सका कि और कौन कौन था, लेकिन ये चंद नाम जो मैंने देखे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे सारे मामले पर। हैदर सईद थे, तैयबा राजा, हाँ वो थी। तो ये नाम है जिनको ख़ास तौर पे क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने वहाँ पे लोगों को बुलाया, एक्टिव हुए। और बहरहाल एक बड़ी एक्टिविटी उन्होंने की है जिसकी सोशल मीडिया पे बड़ी गूंज थी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पहले तो जिसे कहते हैं ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था बनी गाला के बाहर, लेकिन कल दर्जनों कारकुनान तहरीक इंसाफ के इकट्ठे हुए। लेकिन ये एक्टिविटीज़ अगर आगे बढ़ी तो ये तादाद बढ़ती चली जाएगी और इससे ज़ाहिर एक प्रेशर बिल्ट होता है। और क्योंकि इस वक्त देखना, इस वक्त हुकूमत के तो हालात ये हैं कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान की कहीं पे तस्वीर आए, कहीं पे नाम आए। और ज़ाहिर है मीडिया तो सारा कंट्रोल्ड है, मैनेज्ड है, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो उस पर ये बात होती है तो तहरीक इंसाफ के लोगों को एक हौसला मिलता है, एक ब्रीथिंग स्पेस मिलती है कि हाँ यार थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और नून लीग के लिए बहरहाल ये परेशानी का बायस होता है हुकूमत और इस निज़ाम के लिए कि नए से नए महाज जो है वो तहरीक इंसाफ खोलती चली जा रही है। पहले मैं आपको बता देता हूँ 5 महाज, और एंड में मैं आपको एक मिलिट्री कोर्ट कस्टडी में जो एक कैदी हैं, बेगुनाह कैदी, उनकी बहन की गुफ्तगू सुनाऊंगा। वो बड़ी तकलीफ़ दे वो गुफ्तगू है, बड़ी तकलीफ़ दे। एक बहन की जो गुफ्तगू है अपने भाई के लिए और उन तमाम बेगुनाह कैदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। वो मतलब काश कि वो हमारे जितने भी अहम ओहदों पर बैठी शख्सियात हैं वो सुने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गाजी फाइज ईसा सुने, उनको तो खैर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस जो नया बेंच बने उसके जजेस सुने, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 5 महाज तहरीक इंसाफ ने क्या खोले? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि बड़ा इंपॉर्टेंट था कि पीटीआई ने बनी गाला के बाहर पीटीआई के, और ये पीटीआई की बतौर तंजीम नहीं थी, चंद एक लोग जो बड़े सिंसियर हैं इमरान खान के साथ उनका था, उन्होंने ये कॉल दी और उन्होंने एहतजाज किया बुशरा बीबी साहिबा के मामले पर, इमरान खान साहब के मामले पर। दूसरा जो है वो असम्बली के अंदर भरपूर एहतजाज, सख्त तकरीरें। फिर तीसरा मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस था उसमें वहाँ पर शोएब शाहीन साहब आए, उन्होंने बाहर प्रेस टॉक की, वहाँ सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर फैमिलीज़ वहाँ पे थी, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए। फिर फैमिलीज़ को लाया गया पीटीआई सेक्रेटेरिएट में और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रऊफ़ हसन साहब थे, अली मोहम्मद खान साहब थे, खालिद खुर्शीद साहब थे, अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब थे, और फैमिलीज़ थी जो मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में कैदी हैं उनकी फैमिलीज़ थी वो। फिर इस तरह से पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ, पंजाब असम्बली के बाहर जो कुछ हुआ, ये 4-5 महाज पीटीआई ने खोले। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहाँ पे जो केस था 190 मिलियन पाउंड वाला, इद्दत वाला जो केस था, वहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोग पहुँचे हुए थे। तो तहरीक इंसाफ ने खासा माहौल जो है वो गरमाया एक दिन में। 5 महाज तहरीक इंसाफ ने खोले। लेकिन देखें तहरीक इंसाफ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट दिन शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं 26 अप्रैल से। देखें 26 अप्रैल के ऊपर मैं आपको अपना मौक़िफ़ बता देता हूँ, जिस तरह से मैं अपना एनालिसिस दे देता हूँ कि मैं किस तरह से देख रहा हूँ। देखें 26 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ उस दिन कामयाब प्रोटेस्ट कर लेती है पूरे पंजाब में ख़ास तौर पर, तो मेरे लिए बड़ा हैरान कौन होगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा। और उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें कि इमरान खान साहब जब बाहर होते थे तो हिकमत अमली क्या होती थी इमरान खान की। अगर आप 17 जुलाई के इलेक्शन की बात कर लें, 17 जुलाई को जो 20 नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने जीती थी वो कैसे जीती थी? देखें उस वक्त इमरान खान साहब ज़ाहिर है खुद थे, उन्होंने जाके और जलसे किए थे, लेकिन एक और फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था और वो ये था कि कैंपेन के लिए इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ के जो 30 से 35 लोग जो मेन फेसेस थे तहरीक इंसाफ के, अली मोहम्मद खान साहब हो गए, ज़रताज गुल साहब हो गई, फवाद चौधरी साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, इन फेसेस को जो तहरीक इंसाफ के बड़े प्रोमिनेंट फेसेस थे उन फेसेस को भेजा। मतलब जहाँ जहाँ वो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे वहाँ वहाँ तहरीक इंसाफ के ये मेन फेसेस गए और उसका बहुत इम्पैक्ट आया। लोग उनके लिए निकले, वहाँ की मकामी लोग निकले, मकामी तंजीमें एक्टिव हुई, वो सारा हुआ। लेकिन ये जो 26 अप्रैल को बरोज़ जुमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला एक आगाज़ है तहरीक इंसाफ का, एक वो जो मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे नहीं नज़र आ रही कि कामयाबी 26 अप्रैल की। उसकी वजह यह है कि कोई हमें वो हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही जो इमरान खान साहब की हुआ करती थी कि 30-40 जो फेसेस हैं, और ये हिकमत अमली तहरीक इंसाफ ने 21 अप्रैल के इलेक्शन में भी नहीं इम्प्लीमेंट की। और अगर तो तहरीक इंसाफ आज के जो दिन है, जुमेरात का दिन, इसमें वो कर लेते हैं कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जाएगा, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जाएगा, फिर तो एक कामयाबी के चांसेस हैं। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ऐसा नहीं करती, जो कि अभी तक कोई खबर और इतला नहीं है, तो फिर यह भी हो सकता है उन्होंने अभी ये खुफिया तौर पर रखा हुआ हो। लेकिन मेरे लिए बड़ा हैरान कौन होगा कि अगर उस दिन तहरीक इंसाफ के मेन लोग पहुंचे हुए, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है वो एक्टिव हो रही है। मसलन उमर अयूब साहब बहुत सख्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कल उन्होंने की थी, कल या परसों की थी। शुएब शाहीन साहब तो वो तो हैं ही बहुत एग्रेसिव, वो एग्रेसिव बात कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो अभी भी, कल भी आप देखें, कल बयानात आए जो पब्लिक कमेटी वाले मामले पर, उसको मीडिया ने बहुत उछाला, क्योंकि देखें मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ जो कर रही है उसका तो तकरीबन मुकम्मल ब्लैकआउट है, उसको तो मीडिया नहीं दिखाएगा, नहीं रिपोर्ट करेगा। मतलब तहरीक, ये कोई मीडिया ने, मेरा नहीं ख्याल कि बनी गाला के बाहर वाले किसी मीडिया ने रिपोर्ट किया होगा, लेकिन गो के हमारे दोस्त शराज अहमद शराजी, जिनका कल भी मैंने जिक्र किया था, वो पहुंचे थे और मुसलसल वो ट्विटर के ऊपर वो अपडेट करते रहे। और अब जब ये नज़र आ रहा है तो अब आप देखेंगे कि डिजिटल मीडिया के बहुत से लोग, यूट्यूब के बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं, हमारे जो भाई हैं, दोस्त हैं, जो काम करते हैं फील्ड में, वो वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ से रिपोर्ट करेंगे। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं करेगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदी है। बल्कि आप देखें कि मैं आमिर सैयद अब्बासी साहब का देख रहा था, उन्होंने को ट्वीट किया हुआ था, जियो ने एक प्रोमो बनाया है कि तमाम सियासतदानों के लिए वार्निंग, लास्ट वार्निंग और ये वो, और उसमें उनकी औकात ये है नीले पीले चैनल की कि वो उसमें इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सके। जहाँ मीडिया की औकात ये हो कि वो इमरान खान, जिसके पास 2/3 अक्सरियत है, पूरी पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत जिसके साथ है, उसकी तस्वीर ना दिखा सकें, तो उस चैनल ने और क्या, और उस मीडिया ने और क्या दिखाना है। बल्कि आप देखें कि मियां जावेद लतीफ़ ने एक बात की हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, तो शाहज़ेब खानज़ादा ने जब उसको चलाया अपने प्रोग्राम में, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें कट कर दी और काम पे टांग गई, और वो चीज़ें वो नहीं चला सके। बावल नगर वाक़े पे वो उनको बात करने की इजाज़त नहीं मिली, और इससे पहले कई ऐसे वाक़यात हैं जिस पे शाहज़ेब खानज़ादा साहब को इजाज़त नहीं मिली, तो वो बात नहीं की। वैसे वो सबसे दबंग एंकर, उनकी ब्रांडिंग की जाती है कि वो हर इशू पे बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन बावल नगर वाक़े पे मैंने नहीं देखा, बहरहाल अगर किसी ने देखा हो तो वो मुझे ज़रूर आगाह करे। तो ये जो अच्छा, अब होगा क्या कि 26 अप्रैल को मुझे नहीं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अब तक नज़र आ रहा। अगर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या इससे ये लगेगा कि नहीं, इसमें दमखम नहीं, इस तहरीक में ऐसा नहीं है। 26 अप्रैल को कामयाबी हो या ना हो, लेकिन आगे जो 5-6 जमातें मिलके तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जलसे करने जा रही हैं, वो खासे सक्सेसफुल जलसे होंगे, वो बड़े जलसे होंगे, उसमें बड़ी तंजीमें, क्योंकि देखें उसमें फिर मजलिस वातुल मुस्लिमीन के कारकुनान भी साथ होंगे, उसमें वैसे तो इसमें भी होने चाहिए, लेकिन मसला है कि पीटीआई को ज़ाहिर है मजलिस वातुल मुस्लिमीन को प्रॉपर एक उनको इंगेज करके, और उनको कहना चाहिए कि वो अपने कारकुनान को निकालें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो सपोर्ट है जहाँ जहाँ, उनको निकालना चाहिए। फिर एक और डिस्कशन है पीटीआई के अंदर, वो ये है कि क्या तहरीक लब्बैक को भी पंजाब में अपने साथ मिलाया जाए या ना मिलाया जाए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में। अच्छा, इस पर 2 आ रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर। तहरीक इंसाफ के अंदर एक राय उसके ऊपर यह है कि क्योंकि तहरीक लब्बैक जो है वो मुकम्मल तौर पर 100% इदारों के साथ ऑन बोर्ड है, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, उन्होंने तो हमारे साथ आना नहीं है, जो TLP है उसने। लेकिन दूसरी सोच तहरीक इंसाफ के अंदर यह है कि भाई देखें, आप उनको इंगेज करें, वो उनको भी एक चाहिए कि उनको थोड़ा सा उनका नाम बने कि हम भी कोई जमात हैं, उनकी सपोर्ट बेस कम हो रही है, उनका वोट बैंक कम हो रहा है, तो उनको भी चाहिए, एक ज़रूरत है। तो हो सकता है वो आपके साथ नाम की हद तक ही आ जाएँ, लेकिन अगर वो नाम की हद तक भी आ जाते हैं तो तहरीक लब्बैक का सपोर्ट बेस इतना है कि हर जगह पे जब पीटीआई वहाँ पे एजिटेशन कर रही होगी तो 2000-3000 तो उनके ऐसे, यानी आप समझें कि डाई हार्ड जो उनके कारकुन हैं, जो मतलब जान लुटाने वाले कारकुन हैं, वो तो कम से कम 2-3 हज़ार कारकुन उनके आ जाएंगे, और बड़ा फ़ायदा हो सकता है तहरीक इंसाफ और इस पूरी मूवमेंट को। और फिर ज़ाहिर है एक कोशिश तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी तादाद है जो इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह से मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी इस तहरीक में पीटीआई के साथ आ जाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब आते हैं तो बहुत जान पड़ जाएगी इस तहरीक के अंदर, मज़ीद जान पड़ जाएगी। जान तो इसमें पहले भी है, क्योंकि मैं नहीं देख रहा कि इस तहरीक की नाकामी के चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे। इस तहरीक ने कामयाब होना है, टाइम के ऊपर एक है कि 3 माह बाद होगी, 6 माह बाद होगी, 9 माह बाद ये तहरीक कामयाब होगी, 10 माह बाद होगी, लेकिन इस तहरीक ने कामयाब होना है जिस सिंसियरिटी के साथ, जिस इखलास के साथ और जिस शिद्दत के साथ, जिस कुव्वत के साथ इस तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि
26 अप्रैल को तहरीक इंसाफ, यानी अब जुमेरात का आगाज़ हो गया, कल जुमे के दिन तहरीक इंसाफ किस हद तक कामयाब बनाती है। अगर तहरीक इंसाफ आज अपने 30-35 अहम रहनुमाओं की ड्यूटियाँ लगा देती है कि फ़लाँ जगह जाएगा, फ़लाँ जगह जाएगा, तो फिर तो इसकी कामयाबी के 110% चांसेस हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब भी किसी छोटे शहर में पता चलता है कि कोई बड़ा नाम आ गया, क्योंकि देखें वो जो उनके अपने वहाँ के लीडर्स होते हैं, उनका वो रूटीन की बात होती है कि उनके अपने MNAs, MPs के उम्मीदवार, वो उनके लिए रूटीन की बात है। लेकिन जब मेन लोगों में से कोई जाएगा, यानी शेर अफजल मरवत साहब कहीं पे जाएंगे, जरताज गुल साहबा जाएंगी, अली मोहम्मद खान साहब जाएंगे, साहबजादा हामिद रज़ा जाएंगे, इवन के ये अल्लामा राजा अब्बास साहब जाएंगे। इस तरह से जो सेंट्रल लोग हैं जो इस वक्त मेन चीज़ों को देख रहे हैं, ये अगर जाएंगे, शुएब शाहीन साहब किसी और शहर में जाएंगे, ये अगर जाएंगे तो वहाँ पे खासी एक्टिविटी होगी। मैंने चंद एक नाम लिया और बेतहाशा नाम है, बहुत से नाम हैं तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो एक्टिव लोग हैं, वो जहाँ जाएंगे वहाँ पे बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी अगर बड़े नाम छोटे शहरों में जाएंगे। तो देखना है इस हवाले से तहरीक इंसाफ जो है वो क्या करती है। एक और आज अफसोसनाक वाक़या भी हुआ गुजरात में, जो अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल में जो छत गिरी और 3 मरीज़ जहाँ भाग हो गए और डॉक्टर्स और नर्सेज वो भी ज़ख्मी हुए और बड़ा स्टाफ भी ज़ख्मी हुआ और बड़ा अफसोसनाक जो है वो वहाँ सानिया हुआ। उस पर खैर मैं क्योंकि वहाँ किसी रिपोर्टर से बात नहीं कर सका तो उसकी मेरे पास मज़ीद डिटेल्स नहीं, लेकिन वो बड़ा एक अफसोसनाक जो है वो वाक़या हुआ। मैं सिर्फ ये गुफ्तगू आपको सुनाना चाहता हूँ उस बहन की जो अपने भाई की बात कर रही है, और ज़ाहिर है ये कौम की बेटी है जो बात कर रही है, और काश के चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सारी वो शख्सियात जिनके उन्होंने नाम लिए हैं ये सुने और थोड़ा सा एहसास करें कि हम मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और जिसके सीने में भी दिल है वो ये गुफ्तगू सुनेगा तो उसके ऊपर असर होगा। लेकिन अगर कोई ज़िद और अना का ग़ुलाम बन चुका है और उसके मतलब उसमें फंस गया है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसके सीने में दिल नहीं है और वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसके दिल में भी थोड़ी सी इंसानियत है, इंसानियत का दर्द है, इस मुल्क का इखलास है, इस मुल्क के लोगों के लिए कोई थोड़ा सा नरम गोशा है, इस मुल्क के बारे में उसका एक है कि इस मुल्क को आप मज़ीद हमने तबाही की तरफ नहीं लेके जाना, तो उस पर असर ज़रूर होगा। ज़रा सुनिए कि वो बहन जो है वो क्या कह रही है। और बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त गुफ्तगू की, बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की, और इससे आपको अंदाज़ा भी होगा कि फैमिलीज किस कर्ब से गुजर रही हैं। सिद्रा मुर्तज़ा, अपना तारुफ करा दीजिए। मेरा नाम सिद्रा मुर्तज़ा है। अली रज़ा मेरे भाई हैं और 9 मई से वो मिलिट्री की कस्टडी में है। मिलिट्री की कस्टडी में तो नहीं कह सकती, पहले थाने में थे, उसके बाद जेल में, और उसके बाद ATC ने उन्हें मिलिट्री की कस्टडी में दे दिया था। ATC ने कहा था कि ATC ने जब इनको कस्टडी में दिया था तो उसके बाद इनके फ़ौरन ट्रायल शुरू हो गए थे। जिस तरह एक जज साहिबान ने कहा कि आप ट्रायल कर लें लेकिन आप जजमेंट नहीं पास कर सकते। अभी जो इन्होंने 20 लोगों को छोड़ा है उसमें इन्होंने जजमेंट भी पास किया है कि इनको 1-1 साल की सज़ा हुई है। मतलब उनकी जजमेंट आ चुकी है कि इनको 1-1 साल, मतलब उन्होंने सज़ा भी सुनाई है। हमारा सुप्रीम कोर्ट का काम था। आज की हेयरिंग की बात की जाए तो हमें आज की हेयरिंग से कुछ हाई होप्स थी, क्योंकि इन्होंने कुछ लिस्ट फ्राहम करनी थी आज जज साहिबान को कि जिन लोगों को 3 साल या 3 साल से कम सज़ा हुई है उनकी लिस्ट दी जाएगी। लेकिन आज वो नहीं हुआ। आज फिर से वही लार्जर बेंच वाला मसला, वही इशू उठाया गया जिस तरह पहले वाली हेयरिंग्स में हो चुका है। कभी ये 5 रुकनी बेंच एक फ़ैसला देता है, फिर उसको कल अदम करार दे दिया जाता है, फिर लार्जर बेंच की अपील में हम जाते हैं। अगर ये समझते हैं कि 9 मई इतना सीरियस इशू है तो फिर ये लार्जर बेंच बनाएं या फिर ये फुल बेंच बनाएं। जितना इनके पास डाटा है वो सारा फराहम करें। इनके पास CCTV फुटेज है जिसकी बिना पे इन्होंने सज़ाएँ दी हैं, जिसकी बिना पे ट्रायल हुए हैं, तो ये सारा डाटा फराहम करें। जब काजी फायज़ ईसा साहब ने APS हमले का फ़ैसला सुनाया था और कहा था कि हमारी सिविल अदालतें मौजूद हैं और ATC इनको सज़ाएँ देगी, वो दहशतगर्द थे। बड़ी इंपॉर्टेंट कह रही हैं। सान APS जब हुआ था तो उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी, तो काजी फायज़ साहब ने उसकी मुखालफत की थी कि नहीं, सान APS में हमारे बच्चों को ज़िबा करने वाले वो जो दहशतगर्द थे उनका आप सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ट्रायल करें, मिलिट्री कोर्ट्स में ना करें। तो वो कह रही है कि जहाँ पे काजी फायज़ साहब उस वक्त तो बड़े वो कहते थे कि दहशतगर्दों का ट्रायल, हालांकि जिन दहशतगर्दों का वो काम था उनका बिल्कुल होना चाहिए था मिलिट्री कोर्ट्स में, उस वक्त काजी साहब कह रहे थे नहीं। लेकिन जब तहरीक इंसाफ के हामी आम निहत्ते शहरियों की बारी आई है तो काजी साहब इसके ऊपर जो कर रहे हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। दहशतगर्द थे, उनके फैसले अगर ATC कर सकती है तो सिविलियंस के फैसले फिर मिलिट्री ट्रायल में कैसे हो सकते हैं? उनका सीधा केस तो फिर ATC में होना चाहिए। और चलो इन्होंने मिलिट्री ट्रायल कर लिए हैं, इन्होंने सजाएं सुना दी हैं, लेकिन हमें तो इतना भी नहीं पता कि हमने आगे अपील में कहाँ पे जाना है।
आया कि इनके जजेस के पास जाना है, और क्या हमारी अपील ये लगाएंगे? 6 माह हमारी अपील ही ना लगे तो फिर हम साल जलील होंगे। मेरी इन्होंने 105 लोग पकड़ लिए थे, मिलिट्री ने अपनी कस्टडी में रख लिए। ईद का मौका था, आर्मी चीफ साहब एक दफ़ा उन बच्चों के पास जाते तो सही, उनको देखते, वो दहशतगर्द लगते हैं इनको। कोई उन्हें PhD होल्डर है, कोई MPhil स्कॉलर है, कोई डॉक्टर है, कोई CA का स्टूडेंट है, कोई अपना कारोबार करके, दिहाड़ी करके, अपनी मेहनत मजदूरी करके अकेला बंदा अपने घर का रोजगार चला रहा है, वो दहशतगर्द लगते हैं। ये माएँ बहनें बैठी हुई हैं, ये दहशतगर्दों की माएँ बहनें हैं। खुदा के लिए आर्मी चीफ साहब से मेरी एक ही अपील है कि वो उन बच्चों से जाके मिलें, उनसे पूछें। उनके चेहरों से लगता है वो आज भी इतने मुहिब्बे वतन है। 10 माह उन लोगों ने मिलिट्री कस्टडी में गुजारे, वो आज भी इतने मुहिब्बे वतन है। आज भी उनके ज़ुबान पे कोई शिकवा नहीं है। आज भी वो यही समझते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे सॉल्व होना चाहिए। खुदारा अपने सिविलियंस पे रहम करें। हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम हमारे ऊपर ये ना थोपें। दहशतगर्द एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ये गाली है। इस मुल्क में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, जमहूरियत में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। हर पार्टी इसके खिलाफ बोलती है, PTI भी इसके खिलाफ बोलती रही है। हमारा कसूर सिर्फ इतना है, हमारे उन भाइयों का, उन बच्चों का, उन बुजुर्गों का इतना कसूर था कि वो उस दिन सिर्फ पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे, जो इस मुल्क का कानून हमें इजाज़त देता है। अगर उनसे कोई गलती हुई है, वो उस काफिले का हिस्सा बने हैं, उस हजूम का हिस्सा बने हैं जो तोड़ फोड़ में मुलव्वस था, और वो जज्बात में आके उसमें कोई गलती हो गई है तो उसकी इतनी बड़ी सजा तो नहीं बनती। 1 साल बहुत टाइम होता है। उन्होंने मारे भी खा लिए हैं, उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया है। जितना आपने ट्रायल करना था, जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, फैमिलीज तक इन्वेस्टिगेशन आप लोगों ने की है, आपको सब कुछ पता है। हम दहशतगर्द हैं या सिविल पर्सन हैं? हम सिविलाइज्ड लोग हैं। हम हर बार जितनी भी हेयरिंग्स हो चुकी हैं, फैमिलीज आती हैं यहाँ से उम्मीद लेके आती हैं, ये मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, ये मरीज़ बन चुके हैं। हमारे भाई अंदर हैं, वो हमें हौसला देते हैं। उन्होंने कभी हमें आर्मी के खिलाफ नहीं भड़काया, कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं भड़काया कि आप बाहर जाके ये बयान दो, लेकिन अब हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मैं अकेली यहाँ पे 10 माह से अपने भाई के लिए जंग लड़ रही हूँ। इस कौम की बेटी हूँ, मेरा ये गुनाह है? वो मेरी माएँ बहनें, हमारे घर में कितने लोग वफात पा चुके हैं हमारे घरों में। हमारे इधर एक बुजुर्ग हैं, उनके इसी सदमे में उनके एक बेटे की नेचुरल डेथ हो चुकी है हार्ट अटैक से। एक बेटा आपकी मिलिट्री कस्टडी में और एक बेटे की डेथ हो चुकी है हार्ट अटैक से। आप उस अंकल की आप देखें, वो दाऊद खान है, आप उन्हें देखें तो सही, सिर्फ 2 मिनट के लिए उनको देखें, उनका वजूद सारा कांप रहा होता है। किसी को कोई रहम नहीं आता। हम सिर्फ अपील कर सकते हैं, हमारा कोई शिकवा नहीं है। इन्होंने 9 मई की इन्वेस्टिगेशन करवानी है, नहीं करवानी है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चों को फ्री किया जाए, उनकी कोई सजा बनती है, उनको तरीके से सिविल कोर्ट्स में पेश किया जाए। हर माह हम धक्के खाते हैं, हर माह हम धक्के खाते हैं। हमारे बच्चों को हमारे सामने लाया जाता है, हथकड़ियाँ उनको लगी होती हैं, उनके मुंह पे काले कपड़े चढ़ाए होते हैं। क्या देखते हैं? हमारा खून चल जाता है उस टाइम। मेरी फिर भी अपील है, मेरा कोई शिकवा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ना हमारे शिकवों पे किसी ने कभी गौर किया है। मेरी अपील ये है चीफ जस्टिस साहब से भी, आर्मी चीफ साहब से, इन सब से, मीडिया वालों से भी, काइंडली इसको अब उठाएंगे। इतना लाइट इशू नहीं है। 9 मई ये सुनते सुनते हमें 10 माह हो गया। इतना ही सीरियस इशू है तो इसके लिए लार्जर बेंच आप लोग क्यों नहीं बनाते हैं? फुल बेंच बनाए ना, उसकी बाकायदा तहकीक करवाएं। जो आपके पास डाटा है दें। किसी को फांसी की भी सजा मिलती है तो दें आप उन्हें, वो हक़ाइक़ तो सामने लेके आए कम अज़ कम। थैंक यू। मेहरबानी से, बहुत मेहरबानी। बस हैदर मजीद के भाई की भी गुफ्तगू थोड़ी सुन लें, फिर एंड करते हैं। थोड़ी टाइम लेंगे, काफ़ी हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम जी सबको। मेरा नाम तैमूर मजीद है, मेरे भाई अंदर हैं जी। और 13 अगस्त को उनको अरेस्ट किया गया। 5 महीने में नहीं पता जी भाई कहाँ पे है, किसी को कुछ नहीं पता। और फिर अचानक पता चलता है जी कि आर्मी की कस्टडी में है, मुलाकात के लिए बुलाया गया। और उनके हालात देख के एक बार समझ में नहीं आया कि जी वही हैदर मजीद साहब है। और जितने भी लोग अंदर बंद हैं सबको पता है, फैमिलीज़ मिलने जाती हैं, सबका 18-18, 20-20 किलो वज़न कम हुआ हुआ है, सब अपनी हालत से बेगैर हुए हैं, कोई समझ नहीं आती। सिंपल सी बात है कि मुल्क पाकिस्तान में आइन के तहत जो भी आप इसकी चीज़ बनती है उसके ऊपर काम करें ना। सिविलियंस का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबको ज़रूर सुननी चाहिए पूरी। PTI ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर भी पड़ी है, आपको सबको सुननी चाहिए। ये कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने रखी। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह की हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।